सो वेलकम बैक टू द जीएस रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम जाते जाते दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी को डिस्कस कर रहे थे। अब तुगलक डायनेस्टी को हमने बोला था कि हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम काफ़ी कुछ तुगलक डायनेस्टी के बारे में कवर कर चुके हैं। हमने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा जो कि फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। देन हमने कुछ पॉइंट्स मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़े। ये तीन आपके मेजर रूलर थे। अभी आपके सामने ये मैप दिख रहा है। देखो, ये तुगलक डायनेस्टी का पीक का मैप है कि जिस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी पीक पर थी उस टाइम पे उसके पास कौन कौन से एरिया आते हैं। वो आपका नॉर्थ वेस्ट पूरा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में जो सतलज की जो आउटर बाउंड्री होती है वो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री फॉर्म करती है। देन आप एक टाइम पे बंगाल वाला पोर्शन देखोगे। साउथ इंडिया में आप मदुरई तक का पोर्शन देखोगे। जब मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाया था उसमें बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक किस तरीके से साउथ इंडिया पे विक्ट्री करता है। गियासुद्दीन तुगलक के, ध्यान रखना, जब गियासुद्दीन तुगलक रूलर होता है, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक रूलर होता है 1320 से लेके 1325 तक। उस टाइम पे आपका मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद यानी देवगिरी वहाँ का गवर्नर होता है। और उस टाइम पे ही ये वारंगल पे, जहाँ पे काकतीय वंश होता है, वहाँ पे अटैक करता है। देन ये फर्दर डीप में जाके होसले डायनेस्टी पर अटैक करता है और ये मदुरई तक पहुँच जाता है। इन एरियाज़ को पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर शामिल किया जाता है। इवन ये आपका बंगाल में 2 बार अटैक करता है और बंगाल को अपने अंतर्गत शामिल कर लेता है। उड़ीसा जाजनगर में भी अटैक करता है और उसको भी शामिल कर लेता है। बट ध्यान रखना, ये जो विक्ट्रीज थी ये लॉन्ग लिव्ड नहीं थी। जैसे ही 1325 के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक रूलर बनेगा, वैसे ही वो धीरे, कुछ जब उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, धीरे धीरे साउथ इंडिया में रिवोल्ट होने लगेगा और धीरे धीरे ये एम्पायर सारे के सारे जो एक बार दिल्ली सल्तनत में शामिल थे, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। ये तो आपको पुरानी चीज़ें रिवाइज कराने के लिए था। अब आप ये देखो, गियासुद्दीन तुगलक के टाइम का 1325, उस टाइम पर कौन कौन से एरियाज़ गियासुद्दीन तुगलक के एम्पायर में यानी दिल्ली सल्तनत में शामिल थे। आप ये देख सकते हो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ऑलरेडी ये देवगिरी वाला पोर्शन जीत रखा था जहाँ पे यादव डायनेस्टी थी। देन काकतीय वंश जीत रखा था। और गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद का गवर्नर होता है। ये काकतीय वंश वारंगल को जीतता है। देन होसल एम्पायर में अटैक करता है और साउथ में आपका मदुरई वाले पोर्शन तक पहुंचता है। तो ये सारे के सारे गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पर ये था आपका पूरा दिल्ली सल्तनत का मैप। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, अब ये जो मैप आप देख रहे हो ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम का है। तो 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसके बारे में उसके जो 5 चैलेंजेस थे, 5 चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को अपना पूरा का पूरा एम्पायर जो उसने कवर किया था, साउथ इंडिया वाला पोर्शन, बंगाल वाला पोर्शन, ये सारा का सारा हारना पड़ा। और फाइनली इतना यहाँ तक, ये जो आप मैप देख रहे हो, ये दिल्ली सल्तनत की बाउंड्री रह गई थी। मैंने आपको कराईचल एक्सपीडिशन के बारे में बताया था, खुरासन अभियान के बारे में बताया था, और जो कैपिटल ट्रांसफ़र करता है दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद, उसके बारे में बताया था, टोकन करेंसी। इन सारे ये जो प्लान थे, इनके फेलियर हो जाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के जो दरबार था, जो दिल्ली सल्तनत था, वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट होता है। और प्रोटेस्ट के कारण धीरे धीरे जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कई इंडिपेंडेंट किंगडम्स फॉर्म हो जाते हैं। जैसे बहामनी किंगडम आपका उसी दौरान फॉर्म होता है 1346 में, और 1336 में विजयनगर एम्पायर फॉर्म हो जाता है। आप फिरोज शाह तुगलक के टाइम का ये मैप देख सकते हैं। चलो अब अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस नदी पे फिरोज़ाबाद नामक एक नया शहर स्थापित किया था। देखो, फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर वो क्या कर रहा होता है, सिंध का अभियान कर रहा होता है, ठीक है। सिंध का अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। देन आपका फिरोज शाह तुगलक 1351 यानी 1351 में गद्दी पर बैठता है और 1388 तक ये रहता है। इसी दौरान क्या करता है, ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क करवाता है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क करवाता है।
जैसे ये आपकी कई सिटीज़ बनाता है, जैसे आपका फिरोज़ाबाद जो कि यूपी में है, ठीक है, फिरोज़ाबाद यूपी में है। जौनपुर ये बनवाता है अपने भाई जौना खान, ठीक है, जौना खान की याद में बनवाता है। और जौना खान कौन था? जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, जो जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नेम था। उसके बाद ये हिसार शहर बसाता है, और इसी के टाइम पे जो कैनाल्स हैं, ठीक है, कैनाल्स बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैनाल्स इसी के टाइम पर बिल्ड किए जाते हैं। जबकि अगर आप तुगलक डायनेस्टी में देखोगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो रूलर था वो घियासुद्दीन तुगलक था, जिसने फार्मर्स के बेनिफिट के लिए कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट कराया था, जिससे इरिगेशन सिंचाई फैसिलिटीज़ आपकी अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। लेकिन सबसे ज़्यादा कैनाल्स इसी ने बिल्ड कराए थे, आपके फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद पब्लिक के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करता है, चैरिटी करता है, ठीक है, चैरिटी करता है आपके। और उसके बाद हॉस्पिटल्स खोलता है, दारुल उल शफा करके हॉस्पिटल्स खोलता है। तो इस तरीके से वो कई सारे पब्लिक को अपीस करने के लिए कई सारे काम करता है। उसके बाद आप देखोगे कि अपने जो अंपायर था उसको उलेमास से, ठीक है, उससे उलेमास के विद्रोह से बचाने के लिए, अपने नोबल्स के विद्रोह से बचाने के लिए क्या करता है, नोबल्स को भी बहुत ज़्यादा खुश करता है। कैश सैलरी देना बंद कर देता है जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाई थी, और उसके बाद क्या शुरू कर देता है, फिर से वापस इक्ता लैंड ग्रांट करना शुरू कर देता है। और उलेमास को खुश करने के लिए ये क्या करता है, पूरे दिल्ली सल्तनत में शरीयत कानून लागू करता है। इसका कहना था अब दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शरीयत कानून के हिसाब से लागू होगा। और इसी के तहत चलते हुए जो 27 टैक्स लगते थे उनको कैंसिल कर देता है अपने कार्यकाल के दौरान, और मेजरली आपके 5 टैक्सेस जो शरिया के हिसाब से थे वो लगाता है, जैसे जजिया, खम्स, उसके बाद हो गया खम्स, ज़कात और एक खराज। अब देखो, जो जजिया था वो नॉन हिंदूज़ पे लगने वाला टैक्स था, ठीक है, ये नॉन हिंदूज़ पे लगने वाला टैक्स था, मतलब ये हिंदूज़ पे लगता था। लेकिन जजिया किस पे नहीं लगता था, इसमें भी एक्सेप्शन थे, ये हिंदुओं पे लगने वाला टैक्स था। और जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण्स और जो विडोज़ होती थी, बच्चे होते थे, उन पे ये टैक्स नहीं लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों से भी जजिया टैक्स वसूला। उसके बाद आपका जो ज़कात था ये मुस्लिम्स पर लगता था, ये टैक्स मुस्लिम्स पर लगता था। खम्स जो था वो आपका एक तरीके का सा लूट का जो माल आता था, लूट का माल आता था, वो आपस में जो सुल्तान होता था और जो उसकी सेना होती थी उनके बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। देन खराज एक टाइप का एग्रीकल्चर टैक्स था। इसके अलावा एक उश्र करके एक टैक्स लगता था, जो उश्र करके एक एग्रीकल्चरल टैक्स लगता था। सो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, अब जब अपनी जनता को खुश करने के लिए कई सारे पब्लिक वर्क शुरू कराए, ठीक है, पेंशन देना शुरू किया, हॉस्पिटल्स खुलवाए, चैरिटी करवाना शुरू किया। उसके अलावा कई सारे कैनाल्स बिल्ड करवाए, रोड्स बिल्ड करवाई। देन उलेमास को खुश करने के लिए शरीयत कानून को पूरे एम्पायर में, दिल्ली सल्तनत में लागू किया। नोबल्स को खुश करने के लिए उन पे जो निगरानी होती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो उनके ऊपर ऑडिट करवाता था अपने नोबल्स के, जिससे कि करप्शन ना हो, वो इसने फिरोज शाह तुगलक ने बंद करवा दिया, जिससे नोबल्स उससे खुश रहें। और उसके बाद उसने क्या किया, कैश सैलरी की जगह लैंड ग्रांट वापस से शुरू करवा दिया। दाग और हुलिया सिस्टम इसने ही, जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाया था, दाग और हुलिया सिस्टम, वो भी फिरोज शाह तुगलक, दाग और हुलिया सिस्टम ध्यान रखना, दाग एंड हुलिया सिस्टम, जो कि मिलिट्री में अलाउद्दीन खिलजी शुरू करवाता है, वो आपका फिरोज शाह तुगलक बंद करवा देता है। सो फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं, विच रिवर डिड फिरोज शाह तुगलक बिल्ड द न्यू सिटी ऑफ फिरोजाबाद ऑन। सो फिरोजाबाद आपका जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे है, और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी पिलर डिड फिरोज शाह तुगलक ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग हिज रीन।
सो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कितने स्तंभों को स्थानांतरित किया? देखो, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, जो अशोक था, अशोक द्वारा आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, मैंने आपको पढ़ाया था कि अशोक कई सारे रॉक पिलर एडिक्ट्स, रॉक पिलर इंस्क्रिप्शंस लगवाता है, ठीक है, स्तंभ लेख इस्टेब्लिश करवाता है जिसमें उसके इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं। तो उनमें से दो इंस्क्रिप्शन, दो पिलर्स होते हैं जिसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आता है। वो कहाँ कहाँ के थे? एक तो मेरठ का था, एक मेरठ से था, और एक हरियाणा में टोपारा जगह है। सो इसे दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपारा आपका पिलर बोला जाता है। तो ध्यान रखना, टोटल 2 पिलर्स, ठीक है, टोटल 2 स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक स्थानांतरण करवाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, दिल्ली में एक चीज़ और है, दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इस्टेब्लिश करवाता है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये भी आपका इस्टेब्लिश करवाता है फिरोज शाह तुगलक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए किलों में से कौन सा स्थान आज हरियाणा में स्थित है? सो विच ऑफ द फोर्ट्स बिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे हरियाणा? हिसार है, तुगलकाबाद है, जौनपुर है, या पानीपत है? सो प्रेजेंट डे में हमारा हिसार में, ठीक है, जो हिसार में फोर्ट बिल्ड करवाया था वो आज प्रेजेंट डे हरियाणा में लोकेटेड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का फारसी में अनुवाद करवाया? हाँ देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा रूलर था, ठीक है, ध्यान रखना, पहला ऐसा रूलर था जिसने जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट करवाया था। ये क्या करता है, जो ज्वाला देवी टेम्पल था, ध्यान रखना, जो आपका ज्वाला देवी टेम्पल था, वहाँ पे कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, संस्कृत में कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, उनको कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। और जो सबसे पहला टेक्स्ट जो फिरोज शाह तुगलक ने पर्शियन भाषा में कन्वर्ट करवाया था वो हमारा कौन सा था? वो हमारा आयुर्वेद था, ध्यान रखना, कौन सा था? आयुर्वेद था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन भाषा में, ठीक है। सो राइट आंसर इज हमारा आयुर्वेद। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो फिरोज शाह ने, इसके मिलिट्री एक्सपेडिशन कौन थे? देखो, साउथ इंडिया में इसने कोशिश ही नहीं की। जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो साउथ इंडिया में विद्रोह शुरू हो गए थे, आपका कांपिल कर्नाटक वाले रीजन में आपका बहामनी किंगडम आ जाता है, देन विजयनगर अंपायर आ जाता है। सो इन सब विद्रोहों को दबाने की कोशिश इसने करी नहीं, और साउथ इंडिया में कोई भी अटेम्प्ट करता ही नहीं है कि साउथ इंडिया को फिर से वापस अपने अंपायर यानी दिल्ली सल्तनत में मिला पाए। 2 बार बंगाल पर अटैक करता है, बट दोनों अटेम्प्ट इसके फेल हो जाते हैं। देन उड़ीसा में जो जाजनगर था, ठीक है, उड़ीसा में अटैक करता है जाजनगर में, और उसी दौरान वहाँ पर जो टेम्पल्स होते हैं उनको तोड़वा देता है, टेम्पल्स होते हैं उनको लूटपाट करता है और तोड़वा देता है। उसके अलावा कांगड़ा जो पंजाब हिल्स में जगह है, ठीक है, कांगड़ा जो पंजाब हिल्स में जगह है, वहाँ पर ये इसका मिलिट्री एक्सपीडिशन शुरू होता है। उसके बाद गुजरात में इसका सबसे लंबा मिलिट्री अभियान चलता है। ऑलमोस्ट ये क्या होता है, बस किसी तरीके से गुजरात और थट्टा वाला जो अभियान होता है उसमें किसी तरीके से बच के जीत जाता है। फाइनली सिंध पर ये अभियान करता है, बट सिंध पे इसका जो अभियान होता है वो फेल हो जाता है। सो ये सारे एक्सपीडिशन इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक के बारे में थे। फिरोज शाह तुगलक को ओवरऑल देखें, बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर तो नहीं बोलोगे आप, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो एक्सपीडिशन रहते हैं, अभियान रहते हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट फेल हो जाते हैं। ना ही ये कोशिश करता है कि अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करो। हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे एज अ रूलर, जो इसने पब्लिक वेलफेयर के लिए जो मेजर्स लिए थे, जो चीज़ें चलाई थी, इट वाज गुड, ठीक है। देन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दारुल शफा एस्टैब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक? सो दारुल उल शफा का उद्देश्य क्या था? बेसिकली ये हॉस्पिटल्स थे लिए, ठीक है, जो जनता थी, आम जनता थी, उसके लिए इसने हॉस्पिटल्स बिल्ड करवाए थे, उसे दारुल उल शफा कहते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन व्हाट वाज द खराज इम्पोज ड्यूरिंग रीन ऑफ फिरोज शाह तुगलक? सो खराज किन चीज़ों पर लगता था?
मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि शरीयत कानून के हिसाब से उलेमाओं को खुश करने के लिए इसने दिल्ली सल्तनत में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको शरीयत कानून के हिसाब से लागू करवाया। तो शरीयत के हिसाब से इसने जो 4 टैक्स लगाए थे, जजिया, खम्स, खरास, ठीक है। सो उसमें जो खरास था ये आपका लैंड पर, भूमि पर लगने वाला टैक्स था। सो आंसर इज ए, ऑप्शन लैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किसे गाजी की उपाधि प्रदान की थी? हु वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गाजी बाय फिरोज शाह तुगलक? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक को गाजी की उपाधि दी थी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक? सो सती प्रथा पर प्रतिबंध हो गया था, जजिया का पुनः प्रवर्तन हो गया था, विधवा पुनर्विवाह या गुलामी प्रथा का उन्मूलन? सो इनमें से कौन सा सोशल रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड? सो हमारा जो री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, मैंने आपको बताया ना कि जजिया वापस से फिरोज शाह तुगलक लगा देता है, और इवन इसने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला था, जबकि जो शरीयत के हिसाब से कुछ लोगों पे छूट थी, जिसमें से ब्राह्मण थे, विडोज थे, आपके बच्चे थे और ओल्ड पीपल थे, इनको छूट थी, जजिया इन पर नहीं लागू होता था। बट स्टिल फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगवाया। Now moving to the next question, whose Ashokan pillar was transported to Delhi by फिरोज शाह तुगलक? So फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध राजा के अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाकर स्थापित करवाया? So बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि अशोकन जो पिलर थे, ठीक है, जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में लेके आता है, वो कहाँ से लेके आता है? तो मैंने आपको बताया 2 ऐसे पिलर्स थे, एक आपका मेरठ में था, देन आप एक का टोपारा हरियाणा में था, वहाँ से अशोक के पिलर लेके आता है और इन्हों फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्टैब्लिश करवाता है। सो फिरोज शाह तुगलक इन्फोर्स द जजिया टैक्स स्ट्रिक्टली टू प्रोटेक्ट विच रिलीजन? सो फिरोज शाह तुगलक ने किस धर्म की सुरक्षा के लिए जजिया कर को कठोरता से लागू किया? तो फिरोज शाह तुगलक इस्लाम धर्म का था, तो इस्लाम की सुरक्षा के लिए, इस्लाम को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसने जजिया टैक्स हिंदुओं पर लगवाया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में रहा है? सो व्हाट वाज द फिरोज शाह तुगलक मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन? सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में रहा है, धार्मिक सुधार में रहा है, मिलिट्री रिफॉर्म्स में रहा है, वित्तीय सुधार में रहा है। देखो मिलिट्री रिफॉर्म्स उसने कुछ ऐसे करवाए नहीं थे। मिलिट्री में मैंने बताया कि और बेकार इसने कर दिया था, क्योंकि इसने दाग और हुलिया सिस्टम ख़त्म करवा दिया। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनका जो ऑडिट होता था, उनसे जो बकाया राशि वसूली जाती थी, जिसके लिए दीवाने मुस्तखरास था, वो इसने क्या किया, वो भी बंद करवा दिया। सो एक तरीके से इसके चक्कर में इतना इसने लीनियंसी कर दी मिलिट्री सिस्टम में कि करप्शन शुरू हो गया, और करप्शन के साथ धीरे धीरे रिवोल्ट भी शुरू हो जाता है। सो मिलिट्री सिस्टम इसका वीक हो जाता है। जो इसने मेजर आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करवाए थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करवाए थे। सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी क्यों करवाए थे? जब मैंने आपको बताया था भाई मोहम्मद बिन तुगलक था ना, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके टाइम पे क्या पड़ा था, आपने देखा था गंगा यमुना द्वाब पे जब उसने टैक्सेशन बढ़ाया था, तो उसी दौरान क्या पड़ जाता है, फेमाइन आ जाता है, ठीक है, फेमाइन आ जाता है। तो उसके चक्कर में क्या है, दीवान आमिर को ही एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, दीवान आमिर को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये मोहम्मद बिन तुगलक इस्टेब्लिश करता है और तकावी नाम के लोन्स बांटता है, तकावी नाम के लोन्स बांटता है। तो इसी चीज़ को, इसी पद्धति को कंटिन्यू करता है हमारा फिरोज शाह तुगलक। कई सारे नहरें निकालता है कि एग्रीकल्चर और अच्छा हो सके, उसके लिए कई सारे नहरें निकालता है, वो भी एग्रीकल्चर लोन्स को बांटता है, ठीक है। सो इस तरीके से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर लिए गए थे। सो हाउ मेनी स्लेव्स डिड फिरोज शाह तुगलक क्लेम टू हैव? फिरोज शाह तुगलक के गुलामों की संख्या कितनी बताई गई? अब देखो फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात कही कि जो जब भी मिलिट्री एक्सपीडिशन होता था, जब भी इसका सैन्य अभियान होता था, तो इसने कह रखा था कि जिस भी जगह हम अपना सैन्य अभियान करेंगे तो वहाँ जो भी आपको हैंडसम बॉयज़ और मैन मिलेंगे, हैंडसम बॉय और मैन मिलेंगे और स्किल्ड होंगे, तो हम उनको पकड़ के ले आएंगे और उनको अपने यहाँ रखेंगे। सो इस तरीके से
इसके पास 1,80,000 स्लेव्स थे और इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट इसने बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। और कई बार तो दीवाने बंदगान इस स्लेव डिपार्टमेंट इसने बनाया था और कई बार ये स्लेव्स को अपने डायरेक्ट अंडर रखता था, उनको एज अ कई स्लेव्स को जो अच्छे थे उनको एज अ बॉडीगार्ड रखा, ठीक है। और ये जो स्लेव डिपार्टमेंट था डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली कंट्रोल में था आपके फिरोज शाह तुगलक सुल्तान के। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स वॉज अबॉलिश ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिरोज शाह तुगलक के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कौन सा टैक्स अबॉलिश हो गया। सो जजिया लगाया था, खराज लगाया था, उश्र ये भी लगाया था, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर टैक्स था। जो अबाब था ये टैक्स बंद करवा दिया था। अब ये टैक्स था क्या, बेसिकली ये टैक्स आपका एक मिसलीनियस, जितने भी एग्रीकल्चर टैक्स थे उनके लिए कॉमन टर्म था मिसलीनियस टर्म, जितने भी मिसलीनियस एग्रीकल्चर टैक्स थे उनके लिए कॉमन टर्म था अबाब। सो इसको बंद करवा दिया था। और ये जो अदर मैंने आपको बताया टोटल 27 टाइप्स ऑफ टैक्सेस फिरोज शाह तुगलक ने अबॉलिश करवा दिए थे और जो मेन टैक्सेस लगाए थे उसने शरीयत के कानून के हिसाब से लागू करवाए थे, जजिया, ज़कात, खम्स, खराज एंड उश्र। सो विच प्लेस डिड फिरोज शाह तुगलक कंस्ट्रक्ट इन दिल्ली। सो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस महल का निर्माण किया। हौज खास तो मैंने आपको बता दिया था, अलाउद्दीन खिलजी डेवलप करवाता है। सो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये बार बार मैं पीछे आपको बता देता हूँ, फिरोज शाह कोटला जो प्लेस था वो दिल्ली में कंस्ट्रक्ट कराता है फिरोज शाह तुगलक। सो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस क्षेत्र को अधिकतर प्राथमिकता दी गई। सो अगेन फिर से मैं ये चीज़ आपको रिपीट हो रही बता चुका हूँ। सो कौन सा सेक्टर प्राइमरली फोकस्ड किया गया फिरोज शाह तुगलक के रीन के दौरान, शिक्षा, सिंचाई, व्यापार या खनन। सो सबसे ज़्यादा सिंचाई, ठीक है, इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक फिरोज शाह तुगलक ने एक टैक्स लगाया था, एक इरिगेशन टैक्स लगाया था, उसका नाम अगर किसी को भी मालूम हो वो ढूंढ के लाना, वो वेरी इंपॉर्टेंट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भाई सिंचाई टैक्स जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था उसे क्या कहते थे।